जय हिंद। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और टेम्परेट फॉरेस्ट के बारे में बातचीत हमने इससे पिछले सेशंस में खत्म कर दी थी। आज के सेशन से हम बात करेंगे ग्रासलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड के बारे में। दुनिया भर में ग्रासलैंड्स की कहानी क्या है, उस सब के बारे में अब हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। आज के सेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में, और फिर हम पढ़ेंगे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स और टेम्परेट ग्रासलैंड्स के बारे में। इन सभी चीजों के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। देखो, शुरू करते हैं। बेसिक इंट्रोडक्शन के तौर पे अगर बात करें तो ये जो ग्रासलैंड्स हैं, दीज ग्रासलैंड्स स्टोर नियरली 34% ऑफ द वर्ल्ड्स कार्बन। दुनिया भर का लगभग 34% कार्बन कहां पे स्टोर्ड है? इन ग्रासलैंड्स के अंदर स्टोर्ड है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये जो ग्रासलैंड्स हैं, दीज ग्रासलैंड्स स्टोर नियरली 34% ऑफ द वर्ल्ड्स कार्बन। ये जो ग्रासलैंड्स हैं, these grasslands are home to diverse communities as well। ग्रासलैंड्स के अंदर फ्लोरा एंड फौना की बहुत सारी स्पीशीज देखने को मिलती हैं, लेकिन इन स्पीशीज के साथ साथ बहुत सारे इंडिजिनियस ग्रुप्स, या फिर ये कहें कि बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स भी इन ग्रासलैंड्स के अंदर रहते हैं। तो दीज ग्रासलैंड्स आर होम टू डाइवर्स कम्युनिटीज एज वेल। और ग्रासलैंड्स के अंदर ज्यादातर लोग जो रहते हैं वो रहते हैं ड्राई एरियाज में। और ड्राई एरियाज में क्यों रहते हैं? बिकॉज ड्राई एरियाज में ग्रेजिंग के लिए जो घास होती है वो घास इजीली अवेलेबल होती है। और ये जो लोग ग्रासलैंड्स के अंदर रहते हैं, इनके लिए प्राइमरी इनकम का सोर्स क्या है? इनके लिए प्राइमरी इनकम का सोर्स है ग्रेजिंग लाइव स्टॉक। इजी और सिंपल सी बात है। अभी तक हमने सिर्फ एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी, और वो क्या है? These grasslands store nearly 34% of the world's carbon। अब सवाल आता है कि ग्रासलैंड्स का मतलब क्या होता है? बेहद सिंपल तौर पर समझने के लिए अगर कहें तो ग्रासलैंड का मतलब फ्लैट, ओपन और लंबे चौड़े मैदान ऑफ ग्रासेस। समझने के लिए अगर बात करें तो फ्लैट, ओपन और लंबे चौड़े मैदान ऑफ ग्रासेस, उन्हीं को हम क्या बुला सकते हैं? ग्रासलैंड्स बुला सकते हैं। ये जो ग्रासलैंड्स हैं ये कहां पे देखने को मिलते हैं? बड़ा सिंपल है। हायर लेटीट्यूड्स में जो टेम्परेट फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, और सब ट्रॉपिकल लेटीट्यूड्स में जो डेजर्ट्स देखने को मिलते हैं, इनके बीच में जो एरिया होता है, इस एरिया में देखने को मिलते हैं ग्रासलैंड्स। बेहद सिंपल। ये जो ग्रासलैंड्स हैं, अगर सिंपल तौर पे कहें तो फ्लैट, ओपन और लंबे चौड़े मैदान ऑफ ग्रासेस को ही क्या कहा जा सकता है? ग्रासलैंड्स कहा जा सकता है। ये जो ग्रासलैंड्स हैं ये कहां पे देखने को मिलते हैं? हायर लेटीट्यूड्स में जो टेम्परेट फॉरेस्ट होते हैं, और सब ट्रॉपिकल लेटीट्यूड्स में जो डेजर्ट्स होते हैं, इनके बीच में लाए करते हैं ये लंबे चौड़े ग्रासलैंड्स। ये जो ग्रासलैंड्स हैं ये आमतौर पे उन एरियाज में देखने को मिलते हैं जहां पे एडिक्वेट मॉइस्चर होता है, या फिर अगर दूसरे तरीके से कहें तो ये जो ग्रासलैंड्स हैं ये ऐसे एरियाज में देखने को मिलते हैं जहां पे क्लाइमेटिक कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं है कि फॉरेस्ट बन जाए, और क्लाइमेटिक कंडीशंस इतनी खराब नहीं है कि डेजर्ट बन जाए। ना तो क्लाइमेटिक कंडीशंस इतनी बढ़िया कि फॉरेस्ट डेवलप हो जाए, और ना क्लाइमेटिक कंडीशंस इतनी खराब कि डेजर्ट बन जाए। ऐसे एरियाज में जहां पे बीच किसी क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं, वहां पे देखने को मिलते हैं लंबे चौड़े ग्रासलैंड्स। ये जो ग्रासलैंड्स हैं, जिन एरियाज में ग्रासलैंड्स देखने को मिलते हैं, उन एरियाज में यूजुअली जो रेनफॉल होती है वो लगभग 25 से लेके 75 सेंटीमीटर पर ईयर देखने को मिलती है। मतलब बहुत ज्यादा रेनफॉल वाले एरियाज में ग्रासलैंड्स देखने को नहीं मिलते हैं। ये जो ग्रासलैंड्स हैं ये फ्रेजाइल इकोसिस्टम्स होते हैं। फ्रेजाइल इकोसिस्टम क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ द लिमिटेड वाटर अवेलेबिलिटी। वाटर की अवेलेबिलिटी लिमिटेड है, तो वाटर की अवेलेबिलिटी से ये जो ग्रासलैंड्स हैं ये सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट होते हैं। दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें। एक तो ये जो ग्रासलैंड्स हैं दे स्टोर नियरली 34% ऑफ द वर्ल्ड्स कार्बन। ये फैक्ट याद रखना, कभी कोई क्वेश्चन आ जाए तो वहां पे आप इसको कोट कर सकते हो। दूसरा, ग्रासलैंड्स होते क्या है? फ्लैट, ओपन और कंटिन्यूस ग्राउंड्स ऑफ ग्रासेस, लंबे चौड़े मैदान ऑफ ग्रासेस, उनको ग्रासलैंड्स बुलाया जा सकता है। ये जो ग्रासलैंड्स हैं ये कहां देखने को मिलते हैं? जो हायर लेटीट्यूड्स में टेम्परेट फॉरेस्ट होते हैं, और जो सब ट्रॉपिकल लेटीट्यूड्स में डेजर्ट्स होते हैं, उनके बीच में जो एरिया लाया करता है, उस एरिया में
देखने को मिलते हैं ये लंबे चौड़े ग्रासलैंड्स। ये जो ग्रासलैंड्स हैं ये ऐसे एरियाज में देखने को मिलते हैं जहां पे एडिक्वेट मॉइस्चर होता है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो इंडिया के अंदर ये जो ग्रासलैंड्स हैं ये हिमालयाज पे भी देखने को मिलते हैं और वेस्टर्न घाट्स के जो शोला फॉरेस्ट हैं वहां पे भी देखने को मिलते हैं। बेसिकली हिमालयाज के जो हायर ऑल्टीट्यूड्स हैं और वेस्टर्न घाट्स के जो हायर ऑल्टीट्यूड्स हैं वहां पे हमारे कंट्री में ग्रासलैंड्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो हमारा लंबा चौड़ा थार डेजर्ट है और ईस्ट में जो हमारे फ्लड प्लेन्स हैं इनमें भी ग्रासलैंड्स देखने को मिलते हैं। फैक्चुअली अगर बात करें तो ग्रासलैंड्स ऑक्यूपाई 2/3 ऑफ इंडिया, लगभग 2/3 हिस्से में हमारे कंट्री में ग्रासलैंड्स देखने को मिलते हैं। ये जो थार डेजर्ट वाला रीजन है, ये जो फ्लड प्लेन्स वाला रीजन है, यहाँ पे जो ग्रासलैंड्स देखने को मिलते हैं वहां पे लेयर ऑफ ग्रास देखने को मिलती है, थिक लेयर ऑफ ग्रास देखने को मिलती है, लेकिन साथ ही साथ बीच बीच में वुडी प्लांट्स भी देखने को मिलते हैं। बाकी रेस्ट ऑफ द इंडिया में स्टेपीज देखने को मिलते हैं और शबानाज देखने को मिलते हैं। स्टेपीज और शबानाज ये बेसिकली ग्रासलैंड्स होते हैं। आगे चल के इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी सिंपल तौर पर अगर बात करें तो शबानाज जो होते हैं वो बेसिकली ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स होते हैं और स्टेपीज जो होते हैं वो बेसिकली टेम्परेट ग्रासलैंड्स होते हैं। स्टेपीज और सबानाज में बेसिक डिफरेंस की अगर बात करें तो स्टेपीज में जो घास होती है, जो ग्रास होती है, वो सिर्फ और सिर्फ वेट सीजन में देखने को मिलती है और वो भी बहुत ब्रीफ टाइम पीरियड के लिए। स्टेपीज में जो घास होती है वो बहुत ही ब्रीफ टाइम पीरियड के लिए देखने को मिलती है और वो भी सिर्फ वेट सीजन में। सबानाज की अगर बात करें तो सबानाज में जो घास होती है, जो चारा होता है, वो वेट सीजन में ग्रो करता है। वेट सीजन में तो देखने को मिलता ही है, लेकिन वेट सीजन के अलावा ड्राई सीजन में भी देखने को मिलता है। तो स्टेपीज और सबानास के बीच में इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में एक जो मेजर डिफरेंस है वो क्या है कि स्टेपीज में जो घास होती है, जो चारा होता है, वो सिर्फ और सिर्फ वेट सीजन में देखने को मिलता है और सबानाज में जो घास होती है, जो चारा होता है, वो वेट सीजन में तो देखने को मिलता ही है, लेकिन वेट सीजन के साथ साथ ड्राई सीजन में भी देखने को मिलता है। स्टेपीज जो है वो हमारे कंट्री में वेस्टर्न राजस्थान में देखने को मिलती है। ये जो थार डेजर्ट वाली साइड है यहाँ पे देखने को मिलती है स्टेपीज। और क्यों देखने को मिलती है? बिकॉज वेस्टर्न राजस्थान में सैंडी सॉइल होती है, सलाइन सॉइल होती है, सेमी एरिड क्लाइमेट होता है, रेनफॉल जो है वो 200 mm पर ईयर से भी कम होती है, या फिर ये कहें कि 20 सेंटीमीटर पर ईयर से भी कम होती है। वेस्टर्न राजस्थान में जो ड्राई सीजन होता है वो बेहद लंबा होता है, लगभग 10 से 11 महीने का ड्राई सीजन देखने को मिलता है और ऐसे ड्राई सीजन में, ऐसे कम रेनफॉल वाले रीजन में देखने को मिलती है स्टेपीज। ये जो स्टेपीज हैं ये बेसिकली क्या है? ये बेसिकली टेम्परेट रीजन्स की ग्रासलैंड्स हैं। और अगर बात करें शबानाज की तो ये जो शबानाज हैं ये देखने को मिलती है सेंट्रल राजस्थान में और ईस्टर्न राजस्थान में। सेंट्रल राजस्थान और ईस्टर्न राजस्थान जहां पे रेनफॉल कंपैरेटिवली ज्यादा होती है, लगभग 500 mm पर ईयर देखने को मिलती है, और जहां पे ड्राई सीजन कंपैरेटिवली छोटा होता है, सिर्फ 6 से 8 महीने के बीच में ड्राई सीजन देखने को मिलता है। तो जहां पर रेनफॉल कंपैरेटिवली ज्यादा होती है और ड्राई सीजन कंपैरेटिवली छोटा होता है, वहां पे सेंट्रल राजस्थान में, ईस्टर्न राजस्थान में देखने को मिलती है सबानास। इजी और सिंपल सी बात है, बेहद सिंपल तौर पे इसको याद रखना। एक चीज तो ये कि इंडिया में अलग अलग जगहों पे ग्रासलैंड्स देखने को मिलते हैं, जैसे हिमालयास के ऊपर देखने को मिलते हैं, जैसे वेस्टर्न घाट्स के सोला फॉरेस्ट में देखने को मिलते हैं, थार डेजर्ट में देखने को मिलते हैं, फ्लड प्लेन्स में भी देखने को मिलते हैं। ये जो ग्रासलैंड्स हैं ये लगभग 2/3 ऑफ द इंडिया में देखने को मिलते हैं। इंडिया में स्टेपीज भी देखने को मिलते हैं और शबानाज भी देखने को मिलते हैं। स्टेपीज और शबानाज के बीच में प्राइमरी डिफरेंस क्या है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में? ये जो स्टेपीज हैं ये सिर्फ और सिर्फ वेट सीजन में देखने को मिलते हैं। ये जो शबानाज हैं ये वेट सीजन में भी देखने को मिलते हैं और ड्राई सीजन में भी देखने को मिलते हैं। एरिया स्पेसिफिक अगर बात करें तो ये जो स्टेपीज हैं ये वेस्टर्न राजस्थान में देखने को मिलती हैं और ये जो शबानाज हैं ये सेंट्रल और ईस्टर्न राजस्थान में देखने को मिलती हैं। इजी और सिंपल सी बात है। होपफुली आपको यहाँ तक चीजें समझ में आई होंगी। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो, लाइक दबाना जरूरी है।
बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो, तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके। अच्छा, ग्रासलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड की बेसिक कहानी क्या है वो तो हमें समझ में आ गई, लेकिन दुनिया भर में दो मेजर ग्रासलैंड्स देखने को मिलते हैं। एक देखने को मिलते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड्स और दूसरे देखने को मिलते हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। इन दोनों के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो, टेम्परेट ग्रासलैंड्स की अगर बात करें तो ये जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं ये यूजुअली देखने को मिलते हैं इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट्स में। कॉन्टिनेंट्स के बहुत ज्यादा अंदर देखने को मिलते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड्स। क्यों देखने को मिलते हैं इंटीरियर लोकेशंस पे? बिकॉज ये जो इंटीरियर लोकेशंस होती हैं कॉन्टिनेंट्स की, यहाँ पे सफिशिएंट रेनफॉल नहीं होती है, और सफिशिएंट रेनफॉल नहीं होने की वजह से यहाँ पे कैसे ग्रासलैंड्स डेवलप होते हैं? टेम्परेट ग्रासलैंड्स डेवलप होते हैं। जैसे अर्जेंटीना में देखने को मिलेंगे, जैसे ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेंगे, जैसे सेंट्रल नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिलेंगे। स्पेसिफिक लोकेशंस के बारे में अभी हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए सिर्फ इतना समझो कि ये जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं ये आमतौर पे कहां पे देखने को मिलते हैं? ये आमतौर पे इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट्स में देखने को मिलते हैं। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स की अगर बात करें तो ये जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स हैं इनको सवाना ग्रासलैंड्स भी बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? सवाना ग्रासलैंड्स भी बुलाया जाता है। और ये जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स हैं ये कहां पे देखने को मिलते हैं? ये देखने को मिलते हैं ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट्स में। ट्रॉपिकल एरियाज में जहां पे वेट एंड ड्राई क्लाइमेट्स देखने को मिलते हैं वहां पे अकर होते हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलते हैं, साउथ अमेरिका में देखने को मिलते हैं, अफ्रीका में देखने को मिलते हैं। फिलहाल के लिए रीजंस को भले ही छोड़ दो। एक इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखनी है कि ये जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं ये कॉन्टिनेंट्स के इंटीरियर में देखने को मिलते हैं, और ये जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स हैं ये ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट्स वाले रीजन्स में देखने को मिलते हैं। अगर बात करें टेम्परेचर की, तो जिन रीजन्स में ये टेम्परेट ग्रासलैंड्स देखने को मिलते हैं वो ऐसे रीजन्स होते हैं जहां पे सिग्निफिकेंट टेम्परेचर रेंज देखने को मिलती है। ऐसे एरियाज जहां पे टेम्परेचर जो है वो कभी कभी 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी चला जाता है, और समर्स में वहां पे टेम्परेचर जो है वो लगभग 32 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जहां पे सिग्निफिकेंट टेम्परेचर रेंज होती है। कुछ आइडिया आप टेम्परेट वर्ड से भी लगा सकते हो। टेम्परेट रीजन्स में आमतौर पे ये टेम्परेट ग्रासलैंड्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे टेम्परेचर कैसा होगा? यहाँ पे टेम्परेचर की जो रेंज है वो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट होगी। विंटर्स में टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे तक चला जाता है, और समर्स में टेम्परेचर जो है वो 32 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। अगर बात करें ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स की, तो ये जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स हैं ये मिलते हैं वार्म टेम्परेचर वाले रीजन्स में। पूरे साल वार्म टेम्परेचर रहता है। हाँ, डे एंड नाइट टेम्परेचर्स में स्लाइट वेरिएशन देखने को मिल सकता है, लेकिन ऑन एन एवरेज जो टेम्परेचर होता है वो लगभग 15 डिग्री सेल्सियस से लेके 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में घूमता है। तो ये जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स हैं ये रिलेटिवली वार्म टेम्परेचर वाले रीजन्स में देखने को मिलते हैं। ट्रॉपिकल वर्ड यूज किया जा रहा है, और ट्रॉपिकल रीजन्स में जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता है। दो इंपॉर्टेंट चीजें, ये जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं ये कॉन्टिनेंट्स के इंटीरियर में देखने को मिलते हैं। ये जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स हैं इनको सवाना ग्रासलैंड भी बुलाया जाता है, और ये ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट वाले रीजन्स में देखने को मिलते हैं। ये जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं ये ऐसे रीजन्स में देखने को मिलते हैं जहां पे सिग्निफिकेंट टेम्परेचर रेंज देखने को मिलती है। ये जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स हैं ये ऐसे रीजन्स में देखने को मिलते हैं जहां पे वार्म टेम्परेचर देखने को मिलता है थ्रू आउट द ईयर। सॉइल की अगर बात करें तो ये जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स वाले रीजन होते हैं यहाँ पे जो सॉइल देखने को मिलती है दैट सॉइल इज रिच इन ऑर्गेनिक मैटर। सॉइल जो है वो ऑर्गेनिक मैटर में रिच होती है। होता क्या है? टेम्परेट रीजन्स हैं, ऐसे रीजन्स हैं जहां पे लोअर रेनफॉल है, जहां पे डीकंपोजिशन का रेट जो है वो कंपैरेटिवली स्लो है, बिकॉज टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई नहीं है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो एक्यूमुलेट हो जाता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम,
और एक्यूमुलेट होने की वजह से यहाँ पे थिक और डार्क होराइजन क्रिएट होता है। इस ऑर्गेनिक मैटर के एक्यूमुलेट होने की वजह से यहाँ पे जो सॉइल होती है वो हाईली फर्टाइल होती है। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स की अगर बात करें तो यहाँ पे जो सॉइल होती है इट इज लो इन ऑर्गेनिक मैटर। लो क्यों होती है? बिकॉज इन रीजन्स में हाई टेम्परेचर होता है, हाई रेनफॉल होती है। ज्यादा टेम्परेचर होगा तो डीकम्पोजिशन भी ज्यादा रेट पे होगा, एक्सीलरेटेड डीकम्पोजिशन देखने को मिलेगा। और इसकी वजह से जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो एक्यूमुलेट नहीं हो पाता है। एक तो डीकम्पोजिशन का रेट ज्यादा है, उसकी वजह से जो ये ऑर्गेनिक मैटर है ये एक्यूमुलेट नहीं हो पा रहा है, और दूसरा रेनफॉल भी ज्यादा है। और रेनफॉल जब ज्यादा होगी तो लीचिंग इंटेंस होगी। लीचिंग का मतलब क्या होता है? पिछले ही सेशन में हमने पढ़ा था कि ये जो पानी है जब ये सॉइल्स की लेयर्स के अंदर सीप इन करता है, अंदर की तरफ जाता है, तो ये पानी अपने साथ में जो टॉप लेयर होती है सॉइल की, वहां से बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को और बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर को भी अपने साथ में नीचे लेके चला जाता है। और इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से ये जो टॉप लेयर होती है, ये टॉप लेयर में न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। इंटेंस लीचिंग की वजह से ये जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स की सॉइल होती है ये न्यूट्रिएंट पुअर होती है, और हाई टेम्परेचर होने की वजह से डीकम्पोजिशन का रेट ज्यादा होता है, और इस रेट के ज्यादा होने की वजह से जो ऑर्गेनिक मैटर है वो एक्यूमुलेट नहीं हो पाता है, तो लोअर ऑर्गेनिक मैटर देखने को मिलता है। सिंपल, टेम्परेट ग्रासलैंड्स वाले रीजन में जो सॉइल देखने को मिलती है दैट सॉइल इज रिच इन ऑर्गेनिक मैटर, और ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स वाले रीजन में जो सॉइल देखने को मिलती है दैट सॉइल इज पुअर इन ऑर्गेनिक मैटर। ये कंपैरेटिवली बात कर रहे हैं हम। प्रेसिपिटेशन की अगर बात करें तो टेम्परेट ग्रासलैंड्स वाले रीजन्स में लोअर प्रेसिपिटेशन देखने को मिलता है, कम प्रेसिपिटेशन देखने को मिलता है। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स वाले रीजन में कंपैरेटिवली हायर प्रेसिपिटेशन देखने को मिलता है। बेहद सिंपल, ये जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स वाले रीजन है यहाँ पे टेम्परेचर का रेंज बहुत ज्यादा हाई देखने को मिलता है, यहाँ पे प्रेसिपिटेशन लोअर देखने को मिलता है। ये जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स हैं ये देखने को मिलते हैं वार्म टेम्परेचर वाले रीजन्स में, और यहाँ पे जो प्रेसिपिटेशन होता है वो हायर होता है। और सोचो, टेम्परेट ग्रासलैंड्स वाले रीजन में लोअर प्रेसिपिटेशन होता है, रेनफॉल कम होती है, तो यहाँ पे घास कैसी देखने को मिलेगी? यहाँ पे ड्राउट टॉलरेंट घास देखने को मिलेगी। लो रेनफॉल है तो घास कैसी होती है कि अगर कभी सूखा पड़े, कभी ड्राउट हो, तो उसको भी घास टॉलरेट कर पाए। तो ड्राउट टॉलरेंट घास यहाँ पे देखने को मिलती है। ये जो घास है ये ड्राई पीरियड्स को भी सर्वाइव कर सकती है। ये जो घास है ये बहुत ज्यादा लंबी नहीं होती है, पानी की अवेलेबिलिटी कम है तो बहुत ज्यादा टॉल नहीं होती है ये टेम्परेट ग्रासलैंड्स की घास। लेकिन ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स की अगर बात करें तो यहाँ पे हायर प्रेसिपिटेशन देखने को मिलता है, और जब हायर रेनफॉल देखने को मिलेगी तो बट ऑब्वियसली बात है कि लंबी घास देखने को मिलेगी, टॉलर ग्रास देखने को मिलेगी। यहाँ पे जो घास देखने को मिलती है वो लगभग 9 फीट तक पहुंच जाती है। बेहद सिंपल और इजी सी बात है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, दिमाग में साथ के साथ बिठाओ। टेम्परेट ग्रासलैंड ये यूजुअली अकर होते हैं कॉन्टिनेंट्स के इंटीरियर में। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स इनको सवाना ग्रासलैंड्स भी बुलाया जाता है, और ये देखने को मिलते हैं ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट वाले रीजन्स में। टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऐसे रीजन्स में देखने को मिलते हैं जहां पे सिग्निफिकेंट टेम्परेचर की रेंज होती है। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स ये ऐसे रीजन्स में देखने को मिलते हैं जहां पे वार्म टेम्परेचर्स देखने को मिलते हैं थ्रू आउट द ईयर। टेम्परेट ग्रासलैंड्स यहां पे जो सॉइल देखने को मिलती है दैट सॉइल इज रिच इन ऑर्गेनिक मैटर। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स यहां पे जो सॉइल देखने को मिलती है दैट सॉइल इज पुअर इन ऑर्गेनिक मैटर। प्रेसिपिटेशन की अगर बात करें तो टेम्परेट ग्रासलैंड्स वाले रीजन में लोअर प्रेसिपिटेशन देखने को मिलता है, और ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स वाले रीजन्स में हायर प्रेसिपिटेशन देखने को मिलता है। टेम्परेट ग्रासलैंड्स में जो घास देखने को मिलती है वो ड्राउट टॉलरेंट होती है, और उसकी हाइट बहुत ज्यादा नहीं होती है। वो घास जो है ड्राई पीरियड्स को भी टॉलरेट कर सकती है। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स की अगर बात करें तो यहाँ पे क्योंकि रेनफॉल बहुत ज्यादा होती है तो टॉलर ग्रासेस देखने को मिलती हैं। ये जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं इनके अंदर फोना की अगर बात करें तो टेम्परेट ग्रासलैंड्स में बाइसन्स देखने को मिलते हैं, डियर देखने को मिलते हैं, कंगारू देखने को मिलते हैं। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स में
जेवरा देखने को मिल जाता है, जिराफ देखने को मिल जाता है, एंटीलोप देखने को मिल जाता है, एलिफेंट देखने को मिलता है, लायन देखने को मिलता है। मतलब बहुत सिंपल तौर पे अगर याद रखें, एक एक चीज को इसमें याद मत रखना कि फ्लोरा एंड फोना दोनों की ही बहुत सारी स्पीशीज जो हैं वो टेम्परेट ग्रासलैंड्स में भी देखने को मिलती हैं और ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स में भी देखने को मिलती हैं। ये जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं, और ये इंपॉर्टेंट है, ये अलग अलग नामों से जाना जाता है दुनिया के अलग अलग हिस्सों में। जैसे नॉर्थ अमेरिका में इनको प्रेरीज बुलाया जाता है। ये देखो, ये जो रीजन है ये प्रेरीज वाला रीजन है। नॉर्थ अमेरिका में इनको क्या बुलाया जाता है? प्रेरीज बुलाया जाता है। नॉर्थ अमेरिका में जो ग्रेट प्लेन्स हैं वहां पे टेम्परेट ग्रासलैंड्स देखने को मिलते हैं और वहां पे इनको क्या बुलाया जाता है? प्रेरीज बुलाया जाता है। साउथ अमेरिका में इनको पेम्पास बुलाया जाता है। अर्जेंटीना वाले रीजन में यहां पे साउथ अमेरिका में इनको क्या बुलाया जाता है? पेम्पास बुलाया जाता है। यूरेशिया में इनको स्टेपीज बुलाया जाता है। जैसे रशिया और कजाकिस्तान वाले रीजन में इनको स्टेपीज बुलाया जाता है और हंगरी में इनको पुस्ताज बुलाया जाता है। ये जो एरिया है, ये पूरा एरिया रशिया और कजाकिस्तान में इनको स्टेपीज बुलाया जाता है और हंगरी वाले रीजन में इनको पुस्ताज बुलाया जाता है। साउथ अफ्रीका में इनको वेल्ड बुलाया जाता है। ये जो रीजन है, साउथ अफ्रीका में इनको वेल्ड बुलाया जाता है और ऑस्ट्रेलिया के हिस्से में इनको डॉन बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? डॉन बुलाया जाता है। ये जो नाम है ये इंपॉर्टेंट है, इन नामों को याद रखना। नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज बुलाया जाता है, साउथ अमेरिका में पेम्पास बुलाया जाता है, यूरेशिया में रशिया और कजाकिस्तान वाला जो रीजन है वहां पे स्टेपीज बुलाया जाता है और हंगरी में पुस्ताज बुलाया जाता है। साउथ अफ्रीका में इनको वेल्ड बुलाया जाता है और ऑस्ट्रेलिया में इनको डाउन बुलाया जाता है। ये जो नाम है इन नामों को याद रखना। अच्छा, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स की अगर बात करें तो ये जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स हैं ये सब सहारन अफ्रीका वाले रीजन में देखने को मिलते हैं। ये जो लंबा चौड़ा एरिया है, इस लंबे चौड़े एरिया में आपको क्या देखने को मिल रहे हैं? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स देखने को मिल रहे हैं। साउथ अमेरिका में, ब्राजील में, वेनेजुएला में, कोलंबिया में ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे छोटा मोटा एरिया, यहाँ पे छोटा मोटा एरिया, ये जो एरियाज हैं इनमें ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स देखने को मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलते हैं, लगभग इस एरिया में, ऑस्ट्रेलिया के इस एरिया में ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स देखने को मिलते हैं। और हमारे कंट्री में डेक्कन प्लेट्यू वाले रीजन में ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, इस पूरे रीजन में ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स देखने को मिलते हैं। इजी और सिंपल सी बात है। ये जो नाम है इन नामों को दोबारा से देख लेते हैं। नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज बुलाया जाता है, साउथ अमेरिका में पेम्पास बुलाया जाता है, यूरेशिया में रशिया और कजाकिस्तान वाले रीजन में स्टेपीज बुलाया जाता है और हंगरी वाले रीजन में पुस्ताज बुलाया जाता है। साउथ अफ्रीका में वेल्ड बुलाया जाता है और ऑस्ट्रेलिया में डाउन बुलाया जाता है। ये जो नाम है इन नामों को याद रखना। बाकी टेम्परेट ग्रासलैंड्स और ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स के बीच में डिफरेंस क्या है, इनके अपने सिग्निफिकेंट फीचर्स क्या हैं, उनको भी दिमाग में रखना, कहीं ना कहीं काम आ जाएंगे। आज की बातचीत हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।